Hello everyone, welcome to Bind EduTech। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे एटम्स का और उसमें तरह तरह के न्यूमेरिकल्स अलग अलग बेसिस पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उस पर हम लोगों ने देखा था। और अभी उसी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट में हम लोग कुछ और तरह तरह के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें अभी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ outermost electron orbit the radius of outermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter, and what is the radius of the orbit in second excited state? What is the radius of orbit in second excited state? देखिए, दिया हुआ है कि the radius of outermost electron orbit of an hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर। आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कब होता है? तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तब होता है जब हम लोग वो जो वैल्यू होता है n का वो 3 लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसमें कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट R is directly proportional to n का स्क्वायर। R is directly proportional to n का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा R3 by R1 is equal to n3 का स्क्वायर by n1 का स्क्वायर। एक्चुअली जब R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है तो R इज इक्वल टू लिख सकते हैं k इंटू एन स्क्वायर। तो R बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो इसी में हम लोग यदि ऐसे नहीं लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू k n1 स्क्वायर, R2 इज इक्वल टू k n2 स्क्वायर, R3 इज इक्वल टू k n3 स्क्वायर। तो R3 बाई R1 इज इक्वल टू n3 का होल स्क्वायर बाई n1 का होल स्क्वायर। R3 बाई R1, तो हम लोग को R1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे R3 बाय R1 n3 3 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। तो R3 बाय R1 इज इक्वल टू 9 बाय 1। R3 बाय R1 इज इक्वल टू 9 बाय 1। तो R3 इज इक्वल टू 9R1। ये आपको दिया हुआ है वैल्यू R1 का। तो इसमें लिखेंगे
since R1 is equal to 5.3 into 10 to the power minus 11, then it's quite easy. यहाँ पे R3 is equal to 9, ये वैल्यू रख दीजिए 5.3 into 10 to the power minus 11, तो R3 बराबर 4.77 into 10 to the power minus 10 मीटर, या आप चाहें तो इसको R3 इज इक्वल टू 4.77 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। तो ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब इसी तरीके से एक सवाल है कि इन रदरफोर्ड scattering experiment if a proton is taken instead of alpha particle, मतलब जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, इसमें इफ ए प्रोटॉन इज टेकन, इफ अ प्रोटॉन इज टेकन instead of alpha particle, then for same distance of closest approach, of closest approach, how much kinetic energy in comparison to how much kinetic energy of alpha particle will be required, how much kinetic energy in comparison to kinetic energy of alpha particle required। अल्फा पार्टिकल रिक्वायर्ड। देखिए ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें अल्फ़ा पार्टिकल के जगह यदि हम लोग यूज करेंगे फोटोन का, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलाव आएगा, उस समय कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए था और अभी कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगा। तो लिखेंगे कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ZE into 2E by 4 pi epsilon naught into R naught इतना लगता है। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए
काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा ये। हाफ mv² को दिमाग में नहीं रखना है। हाफ mv² नॉर्मल के लिए होता है, कोई पार्टिकल मोशन में रहे तो हाफ को साइड में रखें, mv² के जगह हम लोग इसको पुट किए हैं, हाफ भी है इसमें। और यदि यही चीज़ हम लोग लिख दें कि 4 प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन के लिए ये हो जाएगा Zp, या P की जगह आप E भी लिख सकते हैं, Ze, और जहाँ हमने 2E लिखा है उसके जगह ओनली E बाय 4πε0 इंटू R0। यदि हम लोग इन दोनों को डिवीजन कर देंगे, लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो यहाँ से आप के ई अल्फा पार्टिकल बाय के ई प्रोटॉन इज इक्वल टू Ze इंटू 2E बाई 4πε0 R0 Ze इंटू E बाय 4πε0 R0। यहाँ से यदि हम लोग आगे बढ़ें तो देन जो कैंसल आउट होने वाले टर्म्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि 4πε0 और R0 जो है दैट इज़ क्लियरली कैंसल आउट, और जो टर्म है 2E वाला वो भी आपको कैंसल आउट हो जाएगा। तो देन बचेगा क्या, देन व्हाट वी विल हैव, यहाँ से आपको वैल्यू हो जाएगा दैट 4πε0 ये कट गया, Ze और Ze कट गया, E से E कट गया, तो के अल्फ़ा बाई के प्रोटॉन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से के प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2 के अल्फ़ा पार्टिकल, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल के लिए जितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ रहा था उससे हाफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा यदि हम लोग उस अल्फ़ा पार्टिकल के जगह यूज करें प्रोटॉन का तब। तो यहाँ पर हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे that what is the impact parameter for scattering of alpha particle by 180 degree। इन क्वेश्चंस में आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा जो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं उसका। टॉपिक है what is the impact parameter, what is the impact parameter for scattering of alpha particle for scattering of alpha particle by 180 डिग्री। तो देखिए
इसमें जो फार्मूला होता है दैट लिखेंगे वी नो दैट द impact parameter is given by। इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, तो दैट इज़, इसका डेरिवेशन तो हम लोग को पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए थे इम्पैक्ट पैरामीटर का, बट हम लोग इसके जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसको लिख सकते हैं दैट b इज इक्वल टू ZE² cot थीटा बाय 2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 mv²। तो देखिए इसमें जो थीटा है दैट इज़ द एंगल, एंड b जो है वो इम्पैक्ट पैरामीटर को बता रहा है। देन ईजीली वी कैन हैव द वैल्यू दैट जहाँ आपको cot θ/2 लिखा हुआ है वहाँ पर आप बैठा दीजिए cot 180/2। तो b इज इक्वल टू ZE² cot 180/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ mv²। cot जो आपको वन 180/2 है दैट इज़ cot 90, और जो cot 90 का वैल्यू होता है cot 90 का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ZE² cot 90/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ mv²। cot 90 का वैल्यू होता है 0, तो b बराबर ZE² इंटू 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ mv²। तो b इज इक्वल टू 0। इम्पैक्ट पैरामीटर यदि आपको आ जाता है 0, तो इसका मीनिंग क्या होगा? यदि आपको इम्पैक्ट पैरामीटर 0 मिलता है तो एक्चुअली ये इम्पैक्ट पैरामीटर हम लोग को बताता क्या है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर। तो यदि वो डिस्टेंस है ही नहीं कम्प्लीटली, यदि वो 0 हो जाता है, तो ये हम लोग को न्यूक्लियस के बारे, एग्जिस्टेंस के बारे बताता है। और इससे यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देन हम लोग फर्दर ऑन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सम लाइक द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर भी हम लोग अगला क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन इस पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है
कि फॉर ए गिवन इम्पैक्ट पैरामीटर बी डज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एनर्जी। तो देखिए जैसे फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि डज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एनर्जी। यदि इंक्रीज इन एनर्जी होगा, यदि एनर्जी इंक्रीज करेगा तो उस समय जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा। तो इस परिस्थिति में हम लोग लिखेंगे दैट फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ बी for any given value of b if E is increased, मतलब क्या हुआ कि यदि एनर्जी इंक्रीज्ड करेगा देन जो cot थीटा बाई 2 है, cot थीटा बाई 2 है डिक्रीजेज, जो cot थीटा बाई 2 है वो डिक्रीज करेगा एंड इससे देयरफॉर tan थीटा बाई 2 डिक्रीजेज, tan थीटा बाई 2 डिक्रीजेज एंड हैंस थीटा डिक्रीजेज। क्योंकि tan में जब हम लोग 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 0 30 45 60 90 जैसे जैसे हम लोग वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं तो tan के कंडीशन में क्या होता है ना, वैल्यू को आगे बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ता है। लेकिन यदि आप इसी को रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं और वैल्यू को घटाते हैं तो कॉन्सिक्वेंटली जो थीटा है वो डिक्रीज करेगा इफ एनर्जी विल इंक्रीज। हेंस एनर्जी के बढ़ने से एंगल डिक्रीज करेगा। अब एक सवाल है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। देखिए ये किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव एनर्जी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक सवाल है कि सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एनर्जी है तो ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये बताता है कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे कोई भी एटम है तो उसका ये जैसे न्यूक्लियस है जिसका चार्ज होता है आपको पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये बाउंडेड सिस्टम है, ये एक बाउंडेड सिस्टम है और इसको बताता है। और एक्चुअली जो टोटल एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम का वो दो चीज़ का समेसन होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उस समय इसमें लगेगा काइनेटिक एनर्जी और इसमें आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ ग्रेटर दैन द काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम लोग टोटल एनर्जी निकालते हैं जिसमें लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अधिक होने के कारण, और वो नेगेटिव में होता है, जिसके कारण जो टोटल एनर्जी है वो माइनस में आ जाता है। और ये माइनस साइन ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इस्केप फ्रॉम द एटम। एटम से इलेक्ट्रॉन इस्केप नहीं कर सकता है, भाग नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा सिग्निफिकेंस हुआ नेगेटिव एनर्जी का। नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि टोटल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल ये दोनों एनर्जी का समेशन होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो ग्रेटर होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी आता है दैट इज़ इन कंपेरिजन टू स्मॉलर और लेस। तो टोटल एनर्जी में जब पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव में आ जाता है, और इससे ये भी पता चलता है कि वो बाउंड सिस्टम है तथा वहाँ से कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देन अभी का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे कुछ और तरह तरह के न्यूमेरिकल्स को। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।